हेलो फ्रेंड्स, राय सिंप्लीफाइड में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में इग्नू एमबीए एमएमपीसी 16 इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट के असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 3 को एक्सप्लेन किया गया है। इसमें पूछा गया है कि व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ वेरियस एंट्री मोड्स, क्रिटिकली कमेंट अपॉन देम फ्रॉम द करंट पर्सपेक्टिव। यानी कि अगर कोई कंपनी एक अपना इंटरनेशनल बिजनेस शुरू करती है तो उसके डिफरेंट एंट्री मोड्स होते हैं और उन डिफरेंट एंट्री मोड्स को चूज करने पे कंपनी के क्या क्या प्रोज यानी कि बेनिफिट्स होते हैं और क्या क्या कॉन्स यानी कि डिसएडवांटेजेस होते हैं। इस टैबुलेटेड फॉर्म में मैंने रिप्रेजेंट किया है ताकि इसी नॉलेज से आप सभी को एक क्रिस्प और क्लियर इंफॉर्मेशन हो और आप सभी इनेबल हो कि आप असाइनमेंट में एटलीस्ट इस एक पेज की ही मदद से आप 3 to 4 पेजेस असाइनमेंट में लिख सकें और आप खुद से अगर रिटन एग्जाम में ये आता है तो भी आप इससे रिलेटेड कीवर्ड्स पे अपनी बातें लिख पाएं और थ्रू आउट द लाइफ कभी भी अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी आता है तो आपके माइंड में ये इनग्रेन्ड हो, ये प्रिंट हो, ताकि आप इसका सोल्यूशन दे पाएं। ये वीडियो डेडिकेटेड है उन स्टूडेंट्स के लिए जो उनकी एस्पिरेशन इग्नू से एमबीए करने की है पर उनके पास लिमिटेड टाइम है और लिमिटेड एक्सपेंडिचर वो अफोर्ड कर सकते हैं। इसमें मैंने प्रयास किया है कि चीजों को काफी ही सिंप्लीफाई तरीके से और क्वालिटी कंटेंट आप सभी को प्रोवाइड करूं। ये वीडियो कंप्लीटली फ्री है। मेरी आप सभी से बस इतनी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि रेगुलर इस असाइनमेंट से रिलेटेड और एमबीए के जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं डिफरेंट सेमेस्टर्स के वो सभी आपको क्लियर हों। तो शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि डिफरेंट एंट्री मोड्स के प्रोज और कॉन्स यानी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। एक कंपनी अगर अपना इंटरनेशनल बिजनेस शुरू करती है तो उसके पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, डिफरेंट तरीके होते हैं जिसके थ्रू वो उस बिजनेस में एंट्री करके अपना इंटरनेशनल बिजनेस शुरू हो। तो प्रोज और कॉन्स यानी कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज जानने के पहले हमें यह पता होना चाहिए कि डिफरेंट एंट्री मोड्स क्या क्या हैं। तो डिफरेंट एंट्री मोड्स को अगर हम देखें तो टोटल 6 डिफरेंट एंट्री मोड्स हैं। एक एक्सपोर्टिंग है, टर्न की प्रोजेक्ट है, लाइसेंसिंग है, फ्रेंचाइजिंग है, ज्वाइंट वेंचर है और होली ओन्ड सब्सिडियरी है। इन 6 तरीकों से कंपनी एक इंटरनेशनल बिजनेस में स्टार्ट कर सकती है। इस कॉलम में मैंने इन सबके बारे में एक्सप्लेन किया है कि आपको ये क्लियर हो कि एक्सपोर्टिंग, टर्न की प्रोजेक्ट, लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग, ज्वाइंट वेंचर और होली ओन्ड सब्सिडियरी का मीनिंग क्या होता है। अगर आपको इसकी मीनिंग पता चल जाएगी तो प्रोज और कॉन्स जो कि यहां पे सेपरेटली डिस्क्राइब किए गए हैं आप खुद एनेबल होंगे कि इसका प्रोज बता सकें और इसके कॉन्स यानी कि डिसएडवांटेज बता सकें। तो सबसे पहला जो एंट्री का मोड है वो है एक्सपोर्टिंग। एक्सपोर्टिंग में ये कंपनी क्या करती है, ये बहुत ही सीधा मोड है। हम सभी को पता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या होता है। इसमें कंपनी जिस नेशन से बिलोंग करती है, जिस नेशन में ओरिजिनेट करती है, उसी नेशन में अपने सारे प्रोडक्ट्स, सारी सर्विसेज, सारी चीजों को देती है। सिर्फ ये उस नेशन से उस मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट को और सर्विसेज को दूसरे नेशन में अपनी सर्विसेज पहुंचाती है। ये एक्सपोर्टिंग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 2 तरीके की होती है। डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग में कंपनी डायरेक्ट दूसरे नेशन में अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज सेल करती है और इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग में कंपनी इंटरमीडियरीज के सहारे अपने प्रोडक्ट्स को सेल करती है। प्रोज और कॉन्स यानी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो एक्सपोर्टिंग के एडवांटेज हैं कि ये इट अवॉइड्स कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यू प्लांट्स। ये न्यू प्लांट्स को चूंकि इसने जो कंपनी का मेन ऑपरेशन होता है इसके ओरिजिनल नेशन में ही होता है, वो सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज अपने ओरिजिनल नेशन में बना करके दूसरे नेशन को सेल करती है। तो दूसरे नेशन में जो उसकी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, नए प्लांट बनाने हैं, ये सारी चीजें हैं, इसकी कॉस्ट कम हो जाती है। दूसरा, कंपनी गेन्स एक्सपीरियंस। कंपनी को एक एक्सपीरियंस मिलता है कि उसके प्रोडक्ट की जो सेल है वो दूसरे नेशन में कैसी है, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा पसंद किया जा रहा है, कौन सा प्रोडक्ट कम पसंद किया जा रहा है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? हाई ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, हाई टैरिफ्स और डिपेंडेंस ओवर एजेंट्स। हाई ट्रांसपोर्ट कॉस्ट का मीनिंग है कि कंपनी
चूंकि सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इसके अपने ओरिजिनल नेशन में ही बिल्ड करती है, इसलिए इसको एक दूसरे जो नेशन में पहुंचाने के लिए काफी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बियर करना होता है। काफी अगर दूसरे नेशन ने टैरिफ इंपोज किए हैं तो कंपनी को टैरिफ देना होता है, जिसके चलते ओवरऑल जो प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है वो काफी बढ़ जाती है। और जो लास्ट और सबसे इसका मेजर डिसएडवांटेज है डिपेंडेंस ओवर एजेंट्स। कंपनी का कोई कंट्रोल नहीं रहता है, कंपनी का प्रोडक्ट दूसरे नेशन में जाता है और कंपनी को डिपेंड होना होता है एजेंट्स के ऊपर। अगर एजेंट्स कंपनी के लिए लॉयल है तब तो उस कंपनी का प्रोडक्ट इजीली एक्सपोर्ट होता है और उसकी मार्केटिंग होती है, अदरवाइज कंपनी के फेलियर के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। तो ये सबसे पहला मोड था एक्सपोर्टिंग। दूसरा मोड है टर्न की प्रोजेक्ट। टर्न की प्रोजेक्ट नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें कंपनी एक अपने इंटरनेशनल क्लाइंट को जो भी अपना बिजनेस और प्रोडक्ट्स सर्विसेज ट्रांसफर करती है उसमें कंपनी का खुद का कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होता है। कंपनी एक कॉन्ट्रैक्टर को हायर करती है, वो कॉन्ट्रैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है डिजाइनिंग के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, और जो पर्सनल की ट्रेनिंग है, इन सारी चीजों के लिए कॉन्ट्रैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है। कंपनी कॉन्ट्रैक्टर को पे करती है और फाइनली कॉन्ट्रैक्टर इंटरनेशनल क्लाइंट के यहां जो मशीनरी होती है, जो प्लांट होता है, उसको डिजाइन करता है, कंस्ट्रक्ट करता है और वहां पे पर्सनल की ट्रेनिंग होती है। और फाइनली जब ये सारी चीजें हो जाती हैं तो वो कॉन्ट्रैक्टर की को हैंडओवर कर देता है, इसीलिए इसका नाम टर्न की प्रोजेक्ट पड़ा है। इसके अगर प्रोज यानी एडवांटेजेस की बात करें तो ये अर्न जस्ट बाय एक्सपर्टाइज, यानी कि कंपनी की जो भी अर्निंग होती है उसको, जो कंपनी की एक्सपर्टाइज होती है असेंबलिंग करने में, टेक्नोलॉजी में, कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी में, सिर्फ उसका यूज करके कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू कंपनी काम कराती है। लेस रिस्की, ये बहुत ही कम रिस्की होता है क्योंकि इसमें सारी चीजें कंपनी अपने इंटरनेशनल क्लाइंट को हैंडओवर कर देती है। कॉन्स यानी कि डिसएडवांटेज की बात करें, टर्न की प्रोजेक्ट काफी शॉर्ट टर्म का होता है। कंपनी का जो गोल होता है इसमें लॉन्ग टर्म गोल फुलफिल नहीं कर सकता क्योंकि इसमें कंपनी को कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर डिपेंड करना होता है। और दूसरा है मैनी कंपिटिटर्स। इसका मीनिंग यह है कि चूंकि कंपनी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू अपने काम को करवा रही है तो दूसरी भी कंपनीज के पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू सारी जो प्लांट है, मशीनरी है, डिजाइन है, कंस्ट्रक्शन है, सारी चीजें बिल्ड करा लें। और इसके चलते काफी कंपिटिटर्स इस मोड ऑफ एंट्री में कंपनी को फेस करने पड़ सकते हैं। जो तीसरा मोड है वो है लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग में क्या है कि कंपनी के पास जो भी यूजुअली इंटेंजिबल एसेट जिन्हें टच नहीं किया जा सकता, जो सिर्फ फील किए जा सकते हैं, उस तरह के इंटेंजिबल एसेट को एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए कंपनी जो अपना लाइसेंसी है, जो अपना इंटरनेशनल कस्टमर है, उसको दे देती है और इन टर्म कंपनी उस लाइसेंस पे रॉयल्टी रिसीव करती है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इंटेंजिबल एसेट्स के जिसकी लाइसेंसिंग की जाती है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, एटसेट्रा। फर्दर अगर हम इसके एडवांटेज की बात करें तो अवॉइड्स डेवलपमेंट कॉस्ट। इसमें कंपनी को अपना जो इंटरनेशनल क्लाइंट है उसको एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए जस्ट उस प्रोडक्ट या सर्विस को देना होता है, उस पेटेंट और ट्रेडमार्क को लाइसेंस करना होता है। इसलिए कंपनी को खुद से दूसरे नेशन में जाकर के कोई भी प्लांट और मशीनरी डेवलप नहीं करनी होती। तो ये डेवलपमेंट कॉस्ट जो होती है लाइसेंसिंग के मोड से काफी बच जाती है कंपनी। दूसरा है अवॉइड्स बैरियर टू इन्वेस्टमेंट। कंपनी के पास लाइसेंसिंग के थ्रू बिजनेस करने के लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट बैरियर नहीं होता है। फाइनली वो जिस दूसरी कंपनी को, इंटरनेशनल कंपनी को अपने लाइसेंस देती है, ये सारी चीजें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे हैंडओवर हो जाती है। जो तीसरा है मार्केट अपॉर्चुनिटी विदाउट डेवलपिंग एप्लीकेशन। जैसा हमने जाना कि कंपनी के पास जस्ट एक आइडिया है, जस्ट एक पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, उस आइडिया के बेसिस पे ही कंपनी डिफरेंट मार्केट अपॉर्चुनिटी ग्रैब करती है, अर्निंग करती है। और कंपनी की कोई खुद से न प्लांट मैन्युफैक्चर करना होता है, न ही कंपनी को मशीनरी हायर करनी होती है। इसलिए जस्ट अपने पेटेंट और आइडिया से कंपनी को बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है ताकि वो इंटरनेशनल मार्केट में ग्रो कर सके। इसके अगर कॉन्स यानी कि डिसएडवांटेज की बात करें तो लाइसेंसिंग का सबसे मेजर डिसएडवांटेज है लेस कंट्रोल। क्योंकि कंपनी अपने आइडिया को, अपने पेटेंट को और डिजाइन को अपने दूसरे कस्टमर को हैंडओवर करती है, इसलिए कंपनी का कंट्रोल इसके ऊपर काफी कम हो जाता है। और जो दूसरी इंटरनेशनल कंपनी है
वो इसके ऊपर ज्यादा कंट्रोल ऑपरेट करती है। दूसरा है रिस्क ऑफ थेफ्ट। इसमें थेफ्ट का रिस्क होता है, क्योंकि अगर कंपनी का लाइसेंस, पेटेंट, ट्रेडमार्क अगर किसी कहीं से भी लीक हो गया तो ये कंपनी को एक मेजर डैमेज क्रिएट कर सकती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि लाइसेंसिंग के प्रोज यानी कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। फर्दर फ्रेंचाइजिंग को अगर हम समझे तो लाइसेंसिंग के ही तरीके से समझा जा सकता है। ये एक स्पेशल टाइप की लाइसेंसिंग होती है जिसमें कि कंपनी को अपने, अगर यहां पर हम देखें, इन एडिशन टू लाइसेंसिंग कंपनी फ्रेंचाइजर डिसाइड्स हाउ टू रन बिजनेस बाय इंटरनेशनल क्लाइंट। लाइसेंसिंग में कंपनी जो भी लाइसेंस देती है जिस दूसरे नेशन में ऑपरेटिंग कंपनी को, वो डिसाइड करती है कि बिजनेस को कैसे रन करना है। लेकिन फ्रेंचाइजिंग में कंपनी, जो ओरिजिनल कंपनी है, पेरेंट कंपनी है, वो डिसाइड करती है कि बिजनेस को रन कैसे करना है। तो अगर इस प्रकार हम देखें कि तो फ्रेंचाइजिंग में लाइसेंसिंग से थोड़ा सा ज्यादा कंट्रोल कंपनी इंजॉय करती है। अगर फ्रेंचाइजिंग के एडवांटेज और डिसएडवांटेज को देखें तो फ्रेंचाइजिंग के एडवांटेज है, पहला एडवांटेज है अवॉइड्स कॉस्ट ऑफ ओपनिंग इन फॉरेन मार्केट। इस केस में भी इसको कोई भी फॉरेन मार्केट में अपना प्लांट ओपन नहीं करना होता है, तो एक ओपनिंग कॉस्ट बचती है। क्विक टू मेक ग्लोबल प्रेजेंस, कंपनी बहुत सारे फ्रेंचाइजीज को अपने फ्रेंचाइजी दे सकती है, जिसके चलते बहुत ही फास्ट पेस में, बहुत ही कम समय में कंपनी अपनी ग्लोबल प्रेजेंस बना सकती है। इसके अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो सबसे मेजर इसका डिसएडवांटेज है स्टॉप्स फर्म एबिलिटी टू टेक प्रॉफिट्स आउट ऑफ वन कंट्री टू सपोर्ट कंपिटिटिव अटैक इन अनदर। ये जो कंपनी का, अगर कंपनी फ्रेंचाइजिंग के थ्रू बिजनेस कर रही है डिफरेंट कंट्रीज में, और अगर इसी एक कंट्री में कंपनी को लॉस हो रहा है और दूसरे कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है, तो कंपनी अपने लॉस को मिनिमाइज करने के लिए, जो प्रॉफिट है अपने लॉस को मिनिमाइज करने के लिए दूसरी कंपनी से जो होने वाला, दूसरी कंट्री से होने वाला प्रॉफिट है उसको बढ़ा नहीं सकती। क्योंकि अगर डिफरेंट फ्रेंचाइजी पे कंपनी के प्रोडक्ट डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट और डिफरेंट प्राइस पे अगर सेल होंगे, तो कस्टमर्स के पास ऑप्शन होगा कि उस फ्रेंचाइजी पे जाएं जहां पे प्रोडक्ट की प्राइसेस कम है और क्वालिटी ज्यादा है। तो कंपनी का एक ये जो कंट्रोल होता है वो काफी कम हो जाता है। दूसरा और मेजर डिसएडवांटेज फ्रेंचाइजिंग का ये है कि जियोग्राफिकल डिस्टेंस फ्रॉम फ्रेंचाइजीज मेक्स इट डिफिकल्ट टू डिटेक्ट पुअर क्वालिटी। अगर चूंकि जो ओरिजिनल पेरेंट कंपनी होती है और उसके जो फ्रेंचाइजी होते हैं उनके बीच में काफी डिस्टेंस होती है, जियोग्राफिकल डिस्टेंस होती है, जिससे कि कंपनी इस पे कंट्रोल जो है, डिफरेंट टर्म्स में कंट्रोल, सच दैट अगर उसके प्रोडक्ट की पुअर क्वालिटी है तो उस पर कंट्रोल नहीं कर पाती, जो कि एक फ्रेंचाइजिंग का मेजर डिसएडवांटेज है। जो फिफ्थ हमारा एंट्री का मोड है वो है ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर सबसे सिंपलेस्ट मोड है बिजनेस एंट्री का इंटरनेशनल बिजनेस में। इसमें दो या दो से अधिक फर्म एक दूसरे का हाथ मिलाती हैं, उनके स्टेक्स डिफाइन होते हैं, यूजुअली 50% या इसके अलावा भी, और वो अपने नॉलेज को, इंफॉर्मेशन को शेयर करती हैं और बिजनेस करती हैं। अगर इसके एडवांटेज को देखा जाए तो इसमें शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, दोनों फर्म्स, अगर कोई फर्म ए और बी है तो फर्म ए की हो सकता है एक्सपर्टीज किसी और चीज में हो और बी की दूसरे चीज में, तो जब ये दोनों हाथ मिलाती हैं फर्म ए और बी, तो इससे शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन होता है और दोनों कंपनी की प्रोग्रेस में काफी इंपैक्ट पड़ता है। शेयरिंग ऑफ रिस्क, जिस तरह से इंफॉर्मेशन कंपनी शेयर करती हैं, बाय द वे अगर कंपनी कोई लॉस बेयर कर रही है या कंपनी सक्सेसफुल नहीं होती है तो रिस्क भी कंपनी का डिवाइड हो जाता है जो भी ज्वाइंट वेंचर में पार्टिसिपेट की हैं। अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो रिस्क ऑफ कंट्रोल ऑफ टेक्नोलॉजी बाय पार्टनर। सपोज ए कंपनी किसी टेक्नोलॉजी में बेहतर है और बी कंपनी किसी दूसरी टेक्नोलॉजी में बेहतर है, लेकिन जब ये दोनों कंपनीज एक दूसरे के साथ आती हैं तो दोनों एक दूसरे की टेक्नोलॉजी से एक्सपोज होती हैं, जिसके चलते एक ये रिस्क होता है कि ए की टेक्नोलॉजी बी को पता लग जाए और बी खुद से अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट कर दे। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है ज्वाइंट वेंचर का। दूसरा है लेस एक्सपीरियंस। इसमें कंपनी ए और बी में दोनों को एक थोड़ा एक्सपीरियंस होता है इन कंपैरिजन टू अगर कंपनीज अकेली बिजनेस करती। तीसरा है शेयर्ड प्रॉफिट। जिस तरह से ज्वाइंट वेंचर में रिस्क शेयर होता है, ठीक उसी तरह से प्रॉफिट्स भी शेयर होते हैं। अगर कंपनी काफी सक्सेसफुल होती है तो उसको अपने प्रॉफिट्स भी ज्वाइंट वेंचर के सारे पार्टिसिपेंट्स के साथ शेयर करने होते हैं।
होली ओन्ड सब्सिडियरी, इसके जो एक सिक्स्थ एंट्री मोड है इंटरनेशनल बिजनेस में, वो है होली ओन्ड सब्सिडियरी। इसमें कंपनी किसी दूसरी कंपनी से हाथ नहीं मिलाती है, कंपनी पे उसका पूरी तरह से टोटल कंट्रोल होता है। और इसमें अगर एडवांटेज देखें, 100% स्टेक होते हैं कंपनी के, और नया ऑपरेशन खुद से कंपनी शुरू करती है। इसका एडवांटेज है कंपनी का फुल कंट्रोल होता है और नो रिस्क ऑफ थेफ्ट। कोई भी, चूंकि दूसरी कंपनी के साथ पार्टिसिपेट नहीं की है, इसलिए कोई भी थेफ्ट का रिस्क नहीं होता है। और इसका डिसएडवांटेज की बात करें तो मैक्सिमम रिस्क। बाय द वे, अगर कंपनी अनसक्सेसफुल होती है, किसी कारण से कंपनी को सक्सेस नहीं मिलती है, तो पूरा रिस्क खुद कंपनी को बेयर करना होता है। ये एक मेजर डिसएडवांटेज है होली ओन्ड सब्सिडियरी का। तो इस तरह से हमने देखा कि डिफरेंट एंट्री मोड्स क्या हैं, उनका मीनिंग क्या है, उनके एडवांटेज क्या हैं, उनके डिसएडवांटेज क्या हैं। इस तरह से हम इंटरनेशनल बिजनेस में किसी कंपनी के लिए यह बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक सही टाइम पे, राइट टाइम पे एंट्री करे, राइट मोड ऑफ एंट्री हो, इसके लिए प्रॉपर रिसर्च करे। इस तरह से मैं समझता हूं कि आप सभी इनेबल होंगे अपने असाइनमेंट में मात्र इतने से ही 3 to 4 पेजेस लिखने के लिए। अगर इससे रिलेटेड कीवर्ड एग्जाम में आता है तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और थ्रू आउट द लाइफ कभी भी अगर डिफरेंट एंट्री मोड्स की बात हो तो आप इनेबल होंगे कुछ बातें बोलने के लिए और कुछ शब्द लिखने के लिए। मेरा बस आप सभी से यही निवेदन है, यही रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशनल सपोर्ट मिले और मैं इन फ्यूचर भी इसी तरह के वीडियोस बनाऊं। थैंक यू।